Hello everyone. So last lecture we briefly discussed about the production function and what is production, basic definition of production and production function. So our production theory was lecture was over. Now we will start with law of variable proportion and return to scale. So we will try to understand what is law of variable proportion. So बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि एक इनपुट हमारा जो है होता है उसको हम मान के चलते हैं कि वो वेरी हो रहा है और बाकी इनपुट्स को हम फिक्स करके रखते हैं, ठीक है। और फिर ये देखते हैं कि आउटपुट में क्या चेंजेस हो रही है, ये इस लॉ का कंसर्न है, ठीक है। जैसे कि अगर आप मान के चलो कि मेरा पास जो लेबर है वेरिएबल है और बाकी सब सारी चीज़ें मेरे पास में जो है वो वेरिएबल ही, बाकी सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, तो उसकी वजह से फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में एक प्रोपोर्शन वेरी होगा, ठीक है। तो उसी से हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को सेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसके बेसिस पे कुछ इस लॉ को वो करने के लिए समझने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, उन अजम्पशंस के बारे में हम देखेंगे। सो वेरी सिंपल, जो मैंने बोला बस वही है। अब उनको थोड़ा वर्डिंग्स में हम ले लेते हैं। सो इफ वन इनपुट इज वेरिएबल, ठीक है, मैंने कहा था ना कि कोई भी एक इनपुट वेरिएबल है। इफ वन इनपुट इज वेरिएबल एंड ऑल द अदर इनपुट्स आर फिक्स्ड, द फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। कि मान के चलते हैं कि हमारा एक इनपुट वेरिएबल जो है वो वेरिएबल है, बाकी सारे जो इनपुट हैं वो मेरे फिक्स्ड हैं। सो ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन को हम जो है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। सो इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इज इंक्रीज्ड, मान के चलते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन में अगर इनपुट के फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स है वो इंक्रीज हुए, ठीक है, सो कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है। मैंने कहा था ना जैसे स्टार्टिंग में कि मैं किसी एक वेरिएबल को ये मान के चलूँ कि ये वेरी हो रहा है और बाकी सारे वेरिएबल को मैं फिक्स मानूँ, ठीक है, तो आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज द कंसर्न ऑफ दिस लॉ। So if the number of units of a variable factor is increased, keeping the other factors constant, how output changes is the concern of this law. Okay, जैसा कि I already told कि what we have to consider, suppose land, plant and equipment are the fixed factors. So we have taken a fixed factors and labor the variable factor. Okay, so when the number of labor is increased successively, when the labor is increased successively to have larger output, ठीक है, the proportion between fixed and variable factors is altered and the law of variable proportion sets in। ये भी मैंने कहा था कि मान के चलते कि लॉ ऑफ लेबर हमारा जो है वो वेरिएबल हो रहा है। लेबर अगर मेरा वेरिएबल है, कि मान के चलता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल लेबर मेरा कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट में वेरिएशंस होंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में एक प्रपोर्शन सेट होगा और जिसकी वजह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन सेट होगा, ठीक है। सो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और द लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न्स इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। सो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें अजम्पशन क्या है, तो बेसिक अजम्पशन तो पहले आपको पता चलेगा कि एक फैक्टर मेरा जो है वो वेरिएबल रहेगा और बाकी सारे जो है फिक्स रहेंगे। सो ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल while others are constant. Secondly, all the units of variable factors are homogeneous. अब वो वेरिएबल फैक्टर्स ऐसे नहीं कि एकदम से बदलते रहते, सिमिलर टाइप के फैक्टर्स हैं, ओके। मतलब एक सिमिलर चीज़ के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए फैक्टर आप लोग एक सिमिलर प्रोडक्ट को लेके चल रहे हो, उसके जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं कि होमोजीनियस है। होमोजीनियस यानी सिमिलर, ओके। तो सारी यूनिट है वो सिमिलर हैं, डिफरेंट नहीं है, ओके। और ये मान के चल रहे हैं कि हम देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो रही है विद अकॉर्डेंस टू द टाइम। सो इट इज़ पॉसिबल टू वेरी द प्रपोर्शन इन विच डिफरेंट इनपुट्स आर कंबाइंड, ओके। ये मान के चलते हैं कि हम प्रोपोर्शन को वेरी कर सकते हैं कि कैसे डिफरेंट इनपुट्स को हम कंबाइन करें, ओके। इट एज्यूम्स ए शॉर्ट रन सिचुएशन, शॉर्ट रन सिचुएशन को हम मान के चलते हैं
और ये मान के चलते हैं कि लॉन्ग रन में सारे जो फैक्टर्स हैं वो मेरे वेरिएबल हैं। ओके, द नेक्स्ट assumption इज द PERT इज मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट्स, दैट इज क्विंटल, टन। जो PERT है मेरा वो फिजिकल यूनिट में मेजर किया जा रहा है, जैसे कि हमारा हो गया क्विंटल, टन। देन यूज ऑफ मनी इन मेजरिंग द PERT may show increasing rather than decreasing returns if the price of the PERT rises even though the output might have declined. ओके, तो कई बार क्या होगा कि अगर हम मनी को एक मेजरिंग पॉइंट माने तो वो क्या करेगा, कई बार इंक्रीजिंग दिखा देगा, हालांकि रिटर्न्स जो है मेरे वो डिक्रीज ही हो रहे हैं, लेकिन मनी हमको दिखाएगा कि वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, इवन दो द आउटपुट माइट हैव बीन डिक्लाइंड। इसलिए हम प्रोडक्ट को मेजर करते हैं फिजिकल यूनिट्स में, दैट इज क्विंटल, टन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब इसमें इसका थोड़ा ऑपोजिट होगा कि हम काफ़ी सारे वेरिएबल्स को हम क्या मान लेंगे, दे आर वेरिएबल, और कोई भी फैक्टर जो मेरा है वो फिक्स नहीं होगा। सो इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में सारे जो फैक्टर्स है वो हमारे वेरिएबल होंगे। ओके, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। नो फैक्टर इज फिक्स्ड। Accordingly, the scale of production can be changed by changing the quantity of all factors of production. ठीक है, तो चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, हम स्केल चेंज कर सकते हैं प्रोडक्शन का बाय वेरिंग द ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, द टर्म रिटर्न टू स्केल, इसलिए नाम हमारा है रिटर्न टू स्केल, रेफर्स टू चेंजेस इन आउटपुट एज ऑल द फैक्टर्स चेंज बाय सेम प्रोपोर्शन। हम मान के चलते हैं कि इसमें सारे जो फैक्टर हैं वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है वो हमारा है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ओके, सो रिटर्न टू स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट एज ऑल इनपुट्स आर वेरिड एंड इज अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि हम इसे मान के चल रहे हैं कि सारे जो हमारे इनपुट है वो वेरिएबल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लॉन्ग रन के लिए है फैक्टर। अब इसमें अजम्पशंस क्या क्या लेते हैं हम लोग। अजम्पशंस इसमें लेते हैं कि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है, बट एंटरप्राइज इज फिक्स्ड। ओके, वर्कर वर्क्स विद गिवन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, जो गिवन टूल्स हैं उससे वर्कर काम करता है और इम्प्लीमेंट करता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं है। देयर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, द PERT इज मेजर्ड इन क्वांटिटीज। ओके, जैसा कि पिछले वर्ष में बताया था हमने, फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, और प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी बात की थी कि इन द लॉन्ग रन आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, आउटपुट को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय सारे फैक्टर्स को अगर हम इक्वली इंक्रीज करें तो हमारा आउटपुट इंक्रीज हो सकता है। So generally, laws of return to scale refers to increase in an output due to increase in all factors in same proportion. Such an increase is called return to scale. ठीक है, कई सारे फैक्टर्स को इंक्रीज करने पे जब मेरा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो उस सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं। ठीक है, सपोज इनिशियली प्रोडक्शन फंक्शन इज एज फॉलोज। प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। Now, if both the factors of production, that is labor and capital, are increased in same proportion, okay, then production function will be rewritten as ऐसे। मैंने मान के चलिया कि x टाइम्स एक प्रोपोर्शन मान लिया। ठीक है, अब मान के चला हूँ कि मैं x टाइम्स जो है लेबर को बढ़ा रहा हूँ, ओके, एंड x टाइम्स कैपिटल को भी बढ़ा रहा हूँ। ओके, सो नाउ द न्यू फंक्शन विल बी P1 is equal to function of x times L comma x times k, where L is the labor and k is the capital. Okay, so अगर मेरा जो P1 है, if it is increasing with the same proportion, ठीक है, same proportion as an increase in the factors of production, यानी कि L और K, ठीक है, उसके सेम प्रोपोर्शन में अगर मेरा P1 इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, then we can say P1 by P is equal to x, it will be constant return to scale. ठीक है, if P1 increases less than the proportionate increase in the factors of production, ठीक है, कि मैंने मतलब लेबर और कैपिटल में बढ़ावा करने के बाद भी मेरा जो आउटपुट है वो कम आ रहा है,
So if the P1 increases less than the proportionate increase in the factors of production, then we can say P1 by P is less than X. Okay, then we call it as diminishing returns to scale. Okay, so if P1 increases more than the proportionate increase in the factors of production, यानी कि अगर मेरा P1 इंक्रीज हो रहा है, मैंने लेबर और कैपिटल को थोड़ा सा इंक्रीज किया और मेरा जो P1 है वो उससे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तब हम इसको क्या कहेंगे, रिटर्न टू स्केल. सो P1 बाई P इज ग्रेटर देन X, इट विल बी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. ओके, जैसे अब इस एग्जांपल में आपने देखा कि इस केस में क्या हो रहा है, 100% था, 100% से 200% हो गया. ओके, 50% से 100% हो गया. सो इट इज इंक्रीजिंग यानी रिटर्न टू स्केल. यहाँ पे देखो 33% था, 25% था, 33%, 25%, तो इट इज कांस्टेंट. यहाँ पे 20% था लेकिन यहाँ पे 10% हो गया. 16.6% था, यहाँ पे 8.3% हो गया. देन वी कैन से इट इज डिक्रीजिंग. तो ये आप देख रहे हो कि परसेंटेज चेंज इन लेबर एंड कैपिटल में चेंज करने के बाद में आपका पी में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया है. सो इस तरह से वी कैन डिफाइन ऑल दिस थिंग्स. सो द अबव स्टेट टेबल एक्सप्लेन द फॉलोइंग 3 स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल. फर्स्ट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल. समझ में आ गया होगा आपको. अब एक एक करके इनको हम अलग अलग देखते हैं. तो सबसे पहले इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. ओके, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या था कि अगर मैं अपना लेबर और कैपिटल कुछ अमाउंट में बढ़ा रहा हूँ, कुछ प्रोपोर्शन में बढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो आउटपुट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या कहते थे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. सो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग कॉस्ट refers to a situation when all the factors of production are increased, output increases at a higher rate. ठीक है, okay, this is clear. Then it means if all inputs are doubled, मान के चलते हैं कि हमारे जो सारे inputs है लेबर और कैपिटल उसको मैंने डबल कर दिया, आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज, लेकिन डबल से ज़्यादा. ओके, सो इट मीन्स इफ ऑल इनपुट्स आर डबल्ड, आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज एट अ फैक्टर more than double, hence it is said to be increasing return to scale. Okay, अब ये इंक्रीज किसी चीज कई रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि डिवीजन ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स टू स्केल. इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. अब डायग्राम के हिसाब से भी हम उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में उसका डायग्राम हम दिखाएंगे. ठीक है, ठीक है, ये ऐसा इसका डायग्राम हो सकता है. सो इन दिस फिगर ओ एक्स एक्सिस कहाँ पे हमारी, ये. ठीक है, ओ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट इंक्रीज इन द लेबर एंड कैपिटल. ठीक है, ये मेरे को ये बता रहा है कि ओ एक्स एक्सिस जो है, अगर मैं इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके गया तो देयर इज एन इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल. और ओ वाई एक्सिस क्या बताता है कि मेरा आउटपुट में कितना इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो अब देखो, व्हेन लेबर एंड कैपिटल इंक्रीजेस फ्रॉम Q टू Q1. ठीक है, Q टू Q1 अगर मेरा लेबर और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो आउटपुट मेरा क्या इंक्रीज हो रहा है, P टू P1, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ओके, सो ये मेरा इससे हायर है, मतलब इसके इंक्रीज से ये ज़्यादा हायर है. इसकी ये जो गैप है ये ज़्यादा है और ये गैप है वो कम है. ओके, देन वी कैन से इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. ओके, नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल. डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होगा, अब सिंपल सी बात है. डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होगा, जब मेरे इनपुट्स को मैं डबल करता हूँ ना, किसी प्रोपोर्शनेट से बढ़ाता हूँ, तो मेरा आउटपुट जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाता है. ओके, सो दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न टू scale. So we can write in sentences, diminishing returns or increasing cost refers to that production situation where if all the factors of production are increased in a given proportion, output increases in a smaller proportion. ठीक है, बेसिकली क्या है कि अगर हम सारे फैक्टर्स को एक प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, आउटपुट जो है वो एक स्मॉलर प्रोपोर्शन से ही इंक्रीज होगा, ज़्यादा नहीं होगा. सो इट मीन्स इफ द इनपुट्स आर डबल्ड, आउटपुट विल बी लेस देन द डबल. ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना. तो
क्योंकि अगर मैं इनपुट को डबल कर रहा हूँ और मेरा आउटपुट जो है डबल से नीचे आ रहा है तो उसको मैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल कहूँगा. So if 20% increase in the labor and capital is followed by 10% increase in the output, then it is an instance of diminishing return to scale. ठीक है. अब बेसिकली इसको वर्ड को हमने फिगर्स में देख लिया कि अगर मैं 20 गुना अपना लेबर और कैपिटल बढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरा जो आउटपुट है वो सिर्फ 10 गुना बढ़ रहा है, देन इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. ओके. अब इसके कारण हो सकते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स. ओके. are less than the internal and external diseconomics. ठीक है. अब डायग्राम की बात करें. So basically in this diagram return to scale has been shown on OX axis labor and capital are given. So इस axis में labor and capital है. ठीक है. And OY axis there is an output. यहाँ पे मेरा जो output है यानी रिटर्न है. Okay. So when factors of production increase from Q to Q1. अब ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो. ओके. इट इज अ बिगर चेंज एंड इट इज अ स्मॉलर चेंज. ओके. वी सी दैट इंक्रीज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज मोर एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज कंपेरेटिवली लेस. थस डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज टू स्केल इज अप्लाइड. ठीक है. बेसिकली इसमें ये गैप ज़्यादा है, यानी कि मेरा लेबर और कैपिटल के बीच में जो मैंने चेंजेस किए हैं वो ज़्यादा है लेकिन उससे प्रोडक्शन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा. ये गैप कम है. Okay, then we can say it is diminishing return to scale. Next is constant return to scale. तो name suggest करता है constant return to scale में क्या होगा, जब मेरे जो input हैं उनको अगर मैं किसी proportion से change कर रहा हूँ तो मेरा जो output है वो भी same proportion से ही change होगा. Okay, so constant return to scale or constant cost refers to the production situation in which output increases exactly in the same proportion in which the factors of production are increased. ठीक है. आउटपुट एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होता है जिस प्रोपोर्शन से हमारे जो फैक्टर्स इंक्रीज किए गए हैं. इन सिंपल टर्म्स, इफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डबल्ड, आउटपुट विल आल्सो बी डबल. यानी कि लेबर और कैपिटल को मैंने डबल कर दिया तो मेरा आउटपुट भी डबल हो जाएगा. सो इन दिस केस इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स आर एग्जैक्टली इक्वल. ओके. This situation arises when after reaching a certain level of production, economics of scale are balanced by diseconomies of scale. कि already हमने पहले देख लिया. This is known as homogeneous production function. Okay. So basically इसमें ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर, क्योंकि there is an equal change. यहाँ पे और यहाँ पे ये equally दिखाई देगा आपको. So this is shown in diagram 10. In figure 10 we see that increase in the factors of production, that is labor and capital, are equal to proportion or output increase. Therefore the change is constant return to scale. ठीक है. Okay. Thank you very much.